वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स डेली बाय ट्रस्ट। आज आपको पता चलेगा कि मंगोलिया ने पुतिन को इनवाइट करके मुसीबत क्यों ले ली है। इंडियन पीएम ने ब्रूनेई और सिंगापुर में जाकर क्या डील साइन करी। चाइना और अफ्रीका का म्यूचुअल समिट आज से स्टार्ट हुआ और इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री किन प्रोजेक्ट्स पर स्पेंड करने जा रही है करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ट्यूसडे को मंगोलिया पहुंचे। अब यहाँ खास बात यह है कि मंगोलिया जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की एक मेंबर कंट्री है, उसने पुतिन को अरेस्ट नहीं करा बल्कि रेड कार्पेट बिछाकर उनका ग्रैंड वेलकम करा। टेक्निकली देखा जाए तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की मेंबर कंट्रीज को उन क्रिमिनल्स को अरेस्ट करना होता है जिनके अगेंस्ट वारंट इशू हुआ होता है, और इस केस में तो पुतिन के ऊपर वॉर क्राइम्स के लिए अरेस्ट वारंट 2023 में ही इशू हो गया था। बट मंगोलिया जिसके रिलेशन सोवियत यूनियन के साथ हमेशा से अच्छे रहे हैं और जो इकोनॉमिकली रशिया और चाइना पर डिपेंडेंट है, उसने पुतिन को अरेस्ट नहीं करा। यूक्रेन ने मंगोलिया से रिक्वेस्ट भी करा था कि वो पुतिन को अरेस्ट कर ले, बट मंगोलिया ने अपने रिलेशंस रशिया के साथ इम्प्रूव करते हुए पुतिन के साथ कई अग्रीमेंट साइन करे जिससे दोनों कंट्रीज को फायदा होगा। एंड लास्टली पुतिन ने मंगोलिया के प्रेसिडेंट को रशिया में होने वाले ब्रिक्स समिट में भी इनवाइट करा, जिसके लिए वो मान गए। बट अब देखना ये होगा कि मंगोलिया ने वेस्टर्न कंट्रीज को जो ये अंगूठा दिखाया है उसका क्या रिस्पॉन्स उसको मिलेगा। क्या उस पर सैंक्शंस लगेंगे या फिर उसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की मेंबरशिप से हटा दिया जाएगा। पीएम मोदी जो 3 दिन की ब्रूनेई और सिंगापुर विजिट पर निकले हुए हैं, वो ट्यूसडे को ब्रूनेई पहुंचे, जो किसी भी इंडियन पीएम की इस देश में पहली विजिट बन गई है। यहाँ मोदी ने इंडियन हाई कमीशन के एक नए प्रमाइस का इनॉग्रेशन करा, उमर अली सैफुद्दीन मॉस्क को विजिट करा, इंडियन डायस्पोरा से इंटरेक्शन किया और वेडनेसडे को ब्रूनेई के सुल्तान हसन अल बोल्किया से मीटिंग करी। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने इंडिया और ब्रूनेई के बायलैटरल टाइज को एलिवेट करके एनहांस पार्टनरशिप का नाम दिया एंड दोनों लीडर्स ने डिफेंस, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी, फार्मा जैसी इंडस्ट्रीज में अपनी इंक्रीजिंग कोऑपरेशन पर डिस्कशन भी किया। एक टेली कमांड स्टेशन के ऑपरेशन पर म्यूचुअल कोऑपरेशन का पैक्ट भी दोनों साइड्स ने साइन करा। आपको बता दें कि ब्रूनेई इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है। ये पॉलिसी 1990s के डेकेड में बनाई गई थी, जिससे इंडिया अपने ईस्टर्न नेबर कंट्रीज के साथ डीप रिलेशंस बना सके। ब्रूनेई के साथ कोऑपरेशन इंडिया के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी सामने लेकर आता है, जो इंडिया को इकोनॉमिकली और जियोपॉलिटिकली हेल्प कर सकती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मुआरा पोर्ट का ही लिया जा सकता है, जिसका एनहांसमेंट इंडिया ब्रूनेई को ऑफर कर सकता है। अफ्रीका के 53 देशों के लीडर्स आज बीजिंग में मौजूद होंगे फोकाक समिट के लिए। फोरम ऑन चाइना अफ्रीकन कोऑपरेशन के नाम से जाने जाने वाला ये समिट हर 3 सालों में होता है चाइना और अफ्रीकन देशों के बीच में। 2024 के एक फोकाक समिट में चाइना अफ्रीका में ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जहां पहले चाइना अफ्रीका में ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स कर रहा था, वहां अब इनकी पॉलिसी में चेंज हुआ है और अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बस लोन्स देने की बजाय चाइना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में इन्वेस्ट कर रहा है। देखिए, इसका एक रीजन ये भी है कि चाइना को भी अपने डोमेस्टिक मार्केट्स में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए, और अफ्रीका में भर कर कॉपर, कोबाल्ट और लिथियम जैसे मिनरल्स मौजूद है जिनका यूज बैटरीज में होता है और इनका एक्सेस चाइना को मिल सकता है। दूसरा ये कि चाइना को अपने ईवीज और सोलर पैनल्स के लिए एक ह्यूज मार्केट भी मिल सकता है। जहां रिसेंटली यूएस, कनाडा और ईयू ने चाइना की ईवीज पर टैक्सेस इम्पोज कर दिए थे, वहीं अफ्रीका में वो अपनी ईवीज एक्सपोर्ट करके वहां का मार्केट कैप्चर कर सकता है। चाइना ने पिछले कुछ सालों में अफ्रीका में सोलर फार्म्स, 5G नेटवर्क और ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में हेवीली इन्वेस्ट भी करा है। एंड फाइनली चाइना एक ग्लोबल सुपर पावर बनना चाहता है, जिसके लिए उसको ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज का सपोर्ट चाहिए, एंड ये पुअर अफ्रीकन कंट्रीज कई बार उसको यूएन में सपोर्ट भी करती हैं। इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के लिए 1.45 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिए हैं। इसमें इंडियन नेवी के लिए 7 एडवांस ब्रिगेड्स यानी वॉरशिप्स का कंस्ट्रक्शन, इंडियन आर्मी के लिए 1700 फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स का प्रोक्योरमेंट, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए एयरक्राफ्ट और मॉडर्न वेसल्स का एक्विजिशन और एयर डिफेंस के लिए फायर कंट्रोल रडार्स का प्रोक्योरमेंट शामिल होगा। डिफेंस मिनिस्ट्री के इस ग्रैंड प्रोजेक्ट में शामिल होगा इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट 17 ब्रावो, जिसके अंडर 70,000 करोड़ रुपए खर्च करे जाएंगे 7 स्टेल्थ वॉरशिप्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए।
और इस प्रोजेक्ट 17 ब्रावो की सबसे बेस्ट बात ये होगी कि ये सारे एडवांस्ड वॉरशिप्स इंडिया में ही कंस्ट्रक्ट करे जाएंगे। दूसरी साइड इंडियन आर्मी ने अपने पुराने और एजिंग T-72 रशियन टैंक्स की फ्लीट रिप्लेस करने का प्लान कर रहा है विद 1700 मॉडर्न कॉम्बैट व्हीकल्स। ये कॉम्बैट व्हीकल्स इंडियन आर्मी को हेल्प करेंगे लद्दाख जैसे हिली रीजन्स और थार जैसे डेजर्ट रीजन्स में इजीली मैन्यूवर कर पाने में। एस्टिमेट्स लगाए जा रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में 50,000 करोड़ रुपए खर्च करे जाएंगे एंड भारत फौज और लार्सन एंड टूब्रो जैसी कंपनीज इस टेंडर में पार्टिसिपेट करेंगी इन टैंक्स को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करने के लिए। लास्टली इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट का प्रोक्योरमेंट जर्मनी से करा जाएगा एंड नेक्स्ट जेल फास्ट पेट्रोल वेसल्स और नेक्स्ट जेल ऑफशोर वेसल्स का प्रोक्योरमेंट भी इंडिया करेगा। सो ये था आपका आज का जियोपॉलिटिकल अपडेट। If you found this video informative, please consider subscribing to our channel Crest to get these global updates on a regular basis. Until then, it's me, Utkarsh, signing off for this one. Meet you in the next one. Tada, bye-bye.